आज अपन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले अपन ने स्फीयर गोले के बारे में पढ़ा पूरा डिटेल में। उसी के आगे एक और टॉपिक है सेंट्रल कॉनिकॉइड, सकेंद्र शाचवक। इस टॉपिक को देखेंगे अपन, शुरू करेंगे आज। सेंट्रल कॉनिकॉइड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाली किताब, उसी का सेंट्रल कॉनिकॉइड। सबसे पहले देखिए एक इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना, एक पृष्ठ सरफेस, एक पृष्ठ को निरूपित करती है ना। ये इक्वेशन एक पृष्ठ को निरूपित करती है। यदि इस पृष्ठ को z इक्वल टू कांस्टेंट, यदि इस इक्वेशन को z इक्वल टू कांस्टेंट से प्रतिच्छेदित करें, है ना, परिच्छेद करें, इस इक्वेशन का इस z इक्वल टू कांस्टेंट समतल से परिच्छेद करें, ठीक है, तो एक वक्र बनता है, वो वक्र 2 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे 2 डायमेंशनल स्पेस में वो वक्र क्या कहलाता है? कॉनिक। ठीक है, वो क्या कहलाता है? 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर वो वक्र क्या कहलाता है? कॉनिक। ठीक है, इसीलिए इस इक्वेशन को, इस पृष्ठ को, इस इक्वेशन से निरूपित जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं? सेंट्रल कॉनिकॉइड। इसलिए उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल कॉनिकॉइड। ठीक है ना। तो ये एक पृष्ठ को निरूपित करती है इक्वेशन। इस इक्वेशन को z इक्वल टू कांस्टेंट समतल से परिच्छेद करें तो एक वक्र बनता है। ठीक है ना। वो वक्र 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जैसे कॉनिक कहलाता है, वैसे ही इस इक्वेशन को, इस क्या कहते हैं, वक्र को, इसको अपन क्या कहते हैं, सॉरी, पृष्ठ को, इस पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं? सेंट्रल कॉनिकॉइड। ठीक है, इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है एक मानक रूप, वो क्या है? ax² by² प्लस cz² इक्वल टू 1। ये सेंट्रल कॉनिकॉइड की मानक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1। ठीक है, इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के अंदर क्या होता है कि जो आपका, मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है इस सेंट्रल कॉनिकॉइड पर x1 y1 z1, तो क्या आएगा? ax1² by1² cz1² इक्वल टू 1, जो कि चूंकि ये इक्वेशन इस पृष्ठ पर है ना, इस कॉनिकॉइड पर है ना, इसलिए ये इसको सेटिस्फाइड करेगा और ये आएगा। इसको देख के लगता है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट्स x1 y1 z1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में एक और पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए p है ना, ये पॉइंट p है इस सेंट्रल कॉनिकॉइड पर, तो एक पॉइंट q -x1 -y1 -z1, ये एक और पॉइंट इस सेंट्रल कॉनिकॉइड पर होगा। ठीक है ना, वो भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। और इन p और q को मिलाने वाला जो पॉइंट लाइन है, वो कहां से गुजरेगी? मूल बिंदु से। वो लाइन कहां से गुजरेगी? मूल बिंदु से। या इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो जीवा है, वो कहां से गुजरेगी? मूल बिंदु से। इसका मतलब हुआ कि ये सेंट्रल कॉनिकॉइड, सेंट्रल कॉनिकॉइड की जीवा जो है वो मूल बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट तो अपन ने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट सेंट्रल कॉनिकॉइड पर ले लिया, कोई दूसरा पॉइंट लेते, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नया पॉइंट भी सेंट्रल कॉनिकॉइड पे होता और उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जीवा भी मूल बिंदु से गुजरती। इसका मतलब है कि सेंट्रल कॉनिकॉइड के अंदर जीवा जो है, सेंट्रल कॉनिकॉइड की जो जीवा है, वो मूल बिंदु पर समद्विभाजित होती है, और वो जो मूल बिंदु है ना, और वो जो मूल बिंदु है वो इस सेंट्रल कॉनिकॉइड का क्या कहलाता है? केंद्र। वो मूल बिंदु जो है वो सेंट्रल कॉनिकॉइड का सेंटर कहलाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सेंट्रल कॉनिकॉइड कहते हैं। वो मूल बिंदु जो है वो इस सेंट्रल कॉनिकॉइड का केंद्र या सेंटर कहलाता है, इसीलिए इसको सेंट्रल कॉनिकॉइड कहते हैं, सेकेंड चार्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के अंदर इसके
कॉस्ट, ये जो एबीसी कांस्टेंट एबीसी है, उनके जो साइन है, उनके साइन के हिसाब से अपन इसको तीन पार्ट्स में तीन तरह के सेंट्रल कॉनिकॉइड बना सकते हैं। अगर ये जो साइन है, तीन साइन है, ए के पहले, बी के पहले और सी के पहले, इन तीनों जो साइन है वो तीनों पॉजिटिव हो, वो तीनों पॉजिटिव हो, तब ये क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त। तब ये क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त। ठीक है। अगर ये दोनों में, तीनों साइनों में से एक नेगेटिव हो, दो पॉजिटिव हो, तब ये क्या कहलाता है? अति परवलय ऑफ वन शीट, एक पृष्ठीय अति परवलय, एक पृष्ठीय। ठीक है। अगर ये एक पॉजिटिव हो, दो नेगेटिव हो, है ना साइन, तब ये क्या कहलाता है? अति परवलय दो पृष्ठीय। ठीक है, दो पृष्ठीय। हाँ, दीर्घवृत्त इलिप्सॉइड, अगर तीनों साइन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, और अगर दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स। इनके समीकरण, इनके वो क्या होंगे? इक्वेशंस। जैसे दीर्घवृत्त की इक्वेशन उस केस में क्या आएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर तीनों पॉजिटिव है। ए बी सी का मान 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, मान लो 1 अपॉन सी स्क्वायर हो, ए बी और सी। दूसरा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, उस केस में ये इक्वेशन किसकी हो गई? हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। ऐसे तीसरा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है? एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव साइन है, इसलिए ये इक्वेशन काय की हो गई? सेंट्रल कॉनिकॉइड को, इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को क्या कहेंगे अपन? अति परवलय ऑफ टू शीट्स, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट। ये इस तरह से आप तीन तरह के हाइपरबोलॉइड्स हैं, आप सेंट्रल कॉनिकॉइड है, जिनको कैटेगरी वाइज अलग अलग किया हुआ है। इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को इलिप्सॉइड कहते हैं, दीर्घवृत्त, इसको हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, इसको हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स। इस तरह से अपन सेंट्रल कॉनिकॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी किताब में दे रखी है ना, आप उनको वहां से देख सकते हैं कि इस सेंट्रल कॉनिकॉइड की सेंटर क्या होगा, इसका जीवा क्या होगी, इस पर, है ना, वो सारी चीजें इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में किताब में दे रखा है। और देखिए, एक लाइन का एक सेंट्रल कॉनिकॉइड से इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए कॉनिकॉइड, ठीक है ना, एक रेखा का एक सेंट्रल कॉनिकॉइड से इंटरसेक्शन। ठीक है, मान लीजिए लाइन है आपके, सेंट्रल कॉनिकॉइड आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और लाइन दे रखी है एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू 1। इसको 1 नहीं बल्कि सॉरी आर। तो इस लाइन पर एक पॉइंट क्या होगा? अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर। ठीक है, अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर, ये पॉइंट इस लाइन पर होगा। और ये लाइन इस कॉनिकॉइड को अगर काटती है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट इस कॉनिकॉइड को सेटिस्फाइड करेगा। उस केस में क्या होगा? ये यहां पे रखें अल्फा प्लस एल आर, ए अल्फा प्लस एल आर का स्क्वायर, बी बीटा प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस सी गामा प्लस एन आर का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो किस तरह से आएगा? आपके पास ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यही आएगा ना? अल्फा एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस, है ना, एक तो ये आ गया आपके पास, और क्या आएगा आपके पास? ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, 2 अल्फा एल आर, है ना, 2 अल्फा एल आर इंटू ए, ऐसे 2 बी बीटा एम आर। तो कॉमन क्या क्या आ गया आपके पास? आर आ गया एक, तो ए अल्फा
एल आर ए अल्फा एल बी बीटा एन प्लस सी गामा एन और ये आर, ठीक है ना, 2, ठीक है, प्लस और क्या आएगा, ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास आर के अंदर एक द्विघात समीकरण आ गई। ये आर के अंदर, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, ये कांस्टेंट है, तो आपके पास आर के अंदर एक द्विघात समीकरण आ गई। इसका मतलब है आर के आपके पास दो मान प्राप्त होंगे। मान लीजिए एक तो R1 है, दूसरा R2 है। इसका मतलब है कि ये लाइन इस कॉनिकॉइड को दो बिंदुओं पर काटेगी। यहां पर R में द्विघात समीकरण है, R के दो मान प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कि ये लाइन इस कॉनिकॉइड को दो बिंदुओं पर काटेगी, ठीक है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, अल्फा प्लस एल R1 बीटा प्लस एम R1 गामा प्लस एन R1, ये एक पॉइंट है। दूसरा अल्फा प्लस एल R2 बीटा प्लस एम R2 और गामा प्लस एन R2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस लाइन पर दो बिंदु होंगे जो कि इस कॉनिकॉइड को काटेंगे। इसका मतलब ये लाइन इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। अगर ये दोनों बिंदु कॉन्साइड कर जाए, अगर ये दोनों बिंदु कॉन्साइड कर जाए, इसका मतलब है कि सेंट्रल कॉनिकॉइड पर एक बिंदु होएगा जहां से वो लाइन गुजरेगी। वो लाइन उस बिंदु पर उस कॉनिकॉइड की स्पर्श रेखा हो जाएगी उस केस में। अगर ये दोनों बिंदु एक जगह कॉन्साइड कर जाए सेंट्रल कॉनिकॉइड पर, ठीक है ना, ये सेंट्रल कॉनिकॉइड को काट रहे, ये बिंदु एक बिंदु पर कॉन्साइड कर जाए, ठीक है ना, तब ये क्या कहलाएगा आपका, ये लाइन जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी स्पर्श रेखा, ठीक है। ये अपन सेंट्रल कॉनिकॉइड है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर अपन आगे और देखेंगे।